शायद वही करते होंगे कि सोने की सीढ़ी चढ़ाएं या आलू से सोना निकालें। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस संकल्प के साथ में काम कर रही है कि हम भारत को विकसित बनाएंगे और आज़ादी के 100 साल पूरे होने तक 2047 तक भारत विकसित भारत होगा। तो हैट्रिक लगेगी गजेंद्र और निश्चित रूप से। चलिए हैट्रिक लगेगी और 2047 तक विकसित भारत बनाने की बात गजेंद्र सिंह शेखावत यहाँ पर कर रहे हैं। अपने परिवार के साथ अभी कुछ देर पहले ही वोट डाला और अब उनका दावा है कि एक बार फिर से हैट्रिक जोधपुर में उनकी लगेगी। कैमरा पर्सन निजाम के साथ तो ये वहां पर मौजूद गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ हमने देखा गजेंद्र सिंह शेखावत की कॉन्स्टिट्यूंसी में भी वोट डाला जा रहा है, जोधपुर में वोट डाला जा रहा है। 13 सीटों पर मतदान हो रहा है वहां पर राजस्थान में। तो कुल मिलाकर 25 जो राजस्थान की सीटें हैं उन सब में मतदान आज पूरा हो जाएगा 2 फेजेस में। प्रधानमंत्री की बात का उन्होंने जिक्र किया, उन्होंने कहा 400 पार निश्चित तौर पर हम लेकर रहेंगे। कोमल हमारी सहयोगी इस वक्त जुड़ गई है सीधा जम्मू से। कोमल, हम आपके पीछे देख रहे हैं, लंबी लाइन लोगों की नजर आ रही है। हम बिल्कुल बहुत लंबी लंबी कतारों में हमने सुबह से ही देखा कि तांता बंधा हुआ था, लेकिन हमने ये भी देखा कि ज्यादा तांता जो है महिलाओं का हमने देखने को मिला। महिलाएं ज्यादा तादाद में वोट कास्ट करने आई हैं। आपसे बात करेंगे, आप किन उम्मीदों से आज अपना वोट कास्ट करने आई? तो मुझे लगता है कुछ लोग शर्म भी करते हैं, लेकिन हमारे साथ और भी कुछ लोग मौजूद है, उनसे बात करेंगे। आज किन उम्मीदों से वोट कास्ट करने आए हैं आप? जी नमस्कार। मैं आज हमारा जो वोट कास्ट करेंगे, एक तो मैं सबसे निवेदन करूंगा कि जितने भी लोग हैं वो तमाम लोग निकले, एक जो पर्व चल रहा है उसमें अपनी भागीदारी जो है वो निभाएं और हमारा वोट जो है वो राष्ट्र निर्माण के लिए, जो आतंकवाद पे चोट हुई है, 370 पे चोट हुई है, हमारा वोट जो है उन्हीं को है जो डेवलपमेंट कर रहे हैं, जो देश के लिए सोच रहे हैं, जिन्होंने देश में क्या पूरे वर्ल्ड में हमारा जो है वो नाम को जो बढ़ाया है। चलिए, तो आपने देखा कि कितनी लंबी लंबी कतारों में लोग यहाँ कोमल, एक मिनट रोक रहा हूं आपको। उधर अमरोहा से कांग्रेस के प्रत्याशी दानिश अली क्या कह रहे हैं वो भी सुन लेते हैं। नौजवान रोजगार न मिलने की वजह से बेहाल है। महिला गृहिणी जो है वो महंगाई से परेशान है। तो सारे इश्यूज हैं, बेरोजगारी का इशू है। दानिश अली पिछली बार बीएसपी से सांसद थे, अब वो कांग्रेस से प्रत्याशी हैं उसी अमरोहा सीट से और कांग्रेस की तरफ से लड़ रहे हैं। तो जब विपक्ष के लोगों को सुनिए तो आप एक भाषा होती है और सत्ता पक्ष के लोगों को सुनिए तो दूसरी भाषा होती है। वो विकसित भारत की बात कर रहे हैं, हैट्रिक की बात कर रहे हैं। 4 तारीख सब डिसाइड करेगी क्या किसके फेवर में है, किसके अगेंस्ट गया। मेहमानों का तारुफ जरा एक बार से फिर करवा दें हम। हमारे साथ सतीश के सिंह साहब हैं, राहुल महाजन हैं और विवेक श्रीवास्तव है। सतीश जी, शुरुआत आपसे हम करते हैं। देखिए, फर्स्ट फेज की अगर हम बात करें तो वोटिंग परसेंटेज कम रहा था, 65 के आसपास, और पिछली बार यानी 2019 के मुकाबले 4% कम। क्या संकेत है वो? मैं इतना ज़रूर देख रहा हूं कि इस राउंड में खुद प्रधानमंत्री जी भी खास तौर से महिला और युवाओं का उन्होंने आह्वान किया है और तमाम भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेतागण, अमित शाह जी भी, वो लोग वोटिंग परसेंटेज की बात जो है वोट करने के लिए सब लोग कह रहे हैं। नहीं, इसका सतीश जी ये बताइए, वोटिंग परसेंटेज जो कम हुई पिछली बार 4-5 परसेंटेज पॉइंट कम हुआ है, इससे कुछ मतलब निकाला जाए या ना निकाला जाए? नहीं, निकाला जा सकता है। वो ये है कि एक चैलेंज रहा है पिछले राउंड में, ऐसा देखने को मिल रहा है। यानी आप कह रहे हैं कि अगर वोटिंग परसेंटेज कम है नहीं, तो मुकाबला कांटे का है? नहीं, कांटे का मतलब चैलेंज रहा है, कांटे का हो सकता है, इसकी संभावना है। और एक चीज और आप देखिएगा कि इस वोटिंग परसेंटेज में जो कमी आई है उसके बाद ये जो है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के तेवर में भी बदलाव आया है। नहीं, तेवर नहीं, कभी कमी से वो अपना फायदा देख रहे हैं या अपने लिए चिंता देख रहे हैं? देखिए, इतना हम चुनाव के दिन ऐसा नहीं कहेंगे, दोनों देख रहे होंगे, इतना जरूर कह सकते हैं। और ये जो चुनाव में अभी आपने अपने सारे वोटर्स को दिखाया, उसमें आपने एकदम साफ साफ देखा, जितना आपने चुना, कि ये डेवलपमेंट वर्सेस डेवलपमेंट पर खास तौर से, और उसके बाद जो है एक रोजगार रोजगार भी बोल रहा है, एक मुद्दा नजर आ रहा है। राष्ट्रवाद की बात की है, वो बाहर भारत की जो छवि बनी है, सतीश जी उसकी भी बात की। विवेक, जरा आपके पास मैं आना चाहूंगा। पिछली बार जब हम आपसे चर्चा कर रहे थे तो आपने कहा था वो जो 39 सीट्स हैं तमिलनाडु की, वो बीजेपी को नुकसान करेगी, एनडीए को नुकसान करेगी। आज केरल, दक्षिण भारत का एक और राज्य है, 20 की 20 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, ये कहीं ना कहीं एनडीए तो है नहीं कहीं 20 सीटों में, मैं तो ये अभी भी साफ कहूँगा। और बहुत सारी सीटों पे थोड़ा सा मुझे तो मिसकैलकुलेशन भी लग रहा है। जो मेरठ से जो मुझे इन्फॉर्मेशन आ रही हैं उसके अंदर
एक एंटी बीजेपी सेंटिमेंट आ रहा है कि बाहर का कैंडिडेट क्यों इन्होंने खड़ा कर दिया। आपको विवेक इन्फॉर्मेशन जी सिर्फ बोलने के लिए कहते हैं आप क्या? नहीं, बोलने के लिए नहीं कहता मैं जनरली स्पीकिंग कहता हूं। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि आपको इन्फॉर्मेशन ऐसा हो सकता है ना, आपको खुश करने के लिए दी जा रही हो जो भी नहीं, ऐसा नहीं है। वो कहीं ना कहीं हर एवरेज मार्जिन 3,40,000 का था विक्ट्री का पिछली बार। एवरेज मार्जिन 3,40,000 का। तो अगर कुछ चुनौती बनती भी है तो उस चुनौती को इतनी बड़ी खाई को पार करना है। राहुल भी हमारे साथ मौजूद है। राहुल, देखिए, 2-3 बातें अभी जो बात हुई मैं उस पर बात करना चाहूँगा। पहले आपने वोटिंग परसेंटेज पे बात की। हाँ, तो मैं मानता हूँ इसका कोई मतलब नहीं होता है। मैं इसका एग्जांपल आपको देता हूँ। पिछले आप विधानसभा चुनाव सारे देखिए, कर्नाटक में वोटिंग जो टर्नआउट है वो 1.34% बढ़ गया जी, वहाँ पे सरकार चेंज हो गई। छत्तीसगढ़ में वोटिंग परसेंटेज डिक्रीज हो गया था, वहाँ सरकार चेंज हो गई। राजस्थान में वोटिंग परसेंटेज बढ़ गया था, वहाँ सरकार चेंज हो गई। तो इसलिए कुछ नहीं कह सकते। ये कोई मतलब नहीं है। और मैं इसका नहीं, एग्जांपल अच्छा, लोकसभा इसमें चुनाव राहुल, में इसमें इसी से रिलेटेड मैं एक सवाल और पूछूंगा कि ये तो ठीक है कि ओवरऑल परसेंटेज में बढ़ रहा है या घट रहा है, तो ये नहीं कह सकते कि सरकार जा रही है आ रही है। लेकिन जो राजनीतिक दल हैं या जो लोग चुनाव पे नजर रखते हैं वो ये देखते हैं कि किन इलाकों में वोटिंग बढ़ रही है या किस बूथ पे वोटिंग कम हुई है ज्यादा। और क्योंकि ये हकीकत है, इस देश में कई इलाके कई समुदायों से जुड़े होते हैं, कई गांव होते हैं जिनमें एक ही समुदाय की ज़्यादा तादाद होती है, तो वो उससे अंदाज़ा लगाते हैं कि अगर इसने इस गांव में या इस इलाके में वोट कम पड़ा है या ज़्यादा पड़ा है तो इसको फ़ायदा गया होगा। तो वो अंदाज़ा तो लगाया जा सकता है ना। देखिए, ऐसा अंदाजा लगाया जाता है कि जैसे मुस्लिम बहुल्य कोई इलाका है जी, तो ये माना जाता है कि मुस्लिम समुदाय जो है वो वोटिंग में बढ़ चढ़ के पार्ट लेता है। ये कहा जाता है, मैं इसको भी नहीं मानता, लेकिन कहा जाता है कि ऐसे होता है। तो अगर ज़्यादा वोट पड़ा तो माना जाता है कि मुस्लिम जो बहुल्य इलाके हैं उसमें मुसलमानों ने बहुत सारा वोट किया होगा, जो कि एंटी गवर्नमेंट जा सकता है या बीजेपी के खिलाफ जा सकता है। पर मैंने कहा ये एक अंदाजे हैं, ऐसा नहीं है कि ये ऐसा ही है। और दूसरी चीज, मैं आपको वोटिंग परसेंटेज पे एक बात और कहूंगा। आपको 2 चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी इन चुनावों में। एक तो जो यूथ है, आप 18 से 19 साल के जो यूथ की बात करते हैं, 4.9 करोड़ यूथ जो है वो इस वक्त 18 से 19% जो है इसमें था। लेकिन उसमें से केवल 38% लोगों ने अपना जो है आप नॉमिनेशन करवाते हैं या आप जो अपना ये कह सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, एनरोल कराते हैं, वो सिर्फ जो है वो 38% ने किया। यानी यूथ के भीतर इन चुनावों को लेकर बहुत ज्यादा उदासीनता है। दूसरा, गर्मी बढ़ रही है। गर्मी बढ़ने के बिल्कुल, कारण तो भी गर्मी बहुत ज्यादा सबसे वोटिंग बड़ा फैक्टर है। गर्मी तो एक फैक्टर है ही, ये उसकी बात बात सामने कर ही आ रहे भी रही है किशोर, क्योंकि गर्मी जितनी ज्यादा हो रही है, लोग निकल नहीं रहे हैं घरों से, वो एक कंसर्न की बात है। हमारे सहयोगी हमारे साथ है, अमित जरा आपके पास आना चाहेंगे, क्या देख पा रहे हैं आप इस वक्त और गर्मी कितनी है? देखिए पंकज, गर्मी और वोटिंग परसेंटेज की आपने बात की, लेकिन मथुरा के हम गोवर्धन इलाके के राधा कुंड में हम मौजूद हैं, एक गांव में मौजूद है। यहाँ पर मतदान का बहिष्कार कुछ लोगों ने किया है। देखिए ये तस्वीरें देखिए, और इनकी मांग है कि इनके गांव को तहसील से, गोवर्धन तहसील से जोड़ा जाए। और इस तरीके से ये लोग लगातार यहाँ पर बैठे हैं और इनकी यही मांग है कि हम वोट नहीं देंगे। गांव मुखराई गांव है, वोट नहीं देंगे। और पुलिस वालों को आप यहाँ पर देख सकते हैं, स्थानीय पुलिस वाले यहाँ पर समझा रहे हैं। बात करेंगे, जेपी नड्डा कुछ बोल रहे हैं, जरा वो सुन लेते हैं। जेपी नड्डा क्या कह रहे हैं? मनमोहन सिंह जी ने यह बयान गलती से नहीं दिया था, बल्कि जानबूझकर दिया था, क्योंकि अप्रैल 2009 फिर से मनमोहन सिंह ने मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक प्रश्न के जवाब देते हुए फिर अपने बयान को सही ठहराया और कहा कि माइनॉरिटीज का, खासकर मुस्लिमों को प्रायोरिटी मिलनी चाहिए और उनको संसाधनों, देश के संसाधनों पर पहला हक होना चाहिए। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के माध्यम से गलत बयानी की गई और मुसलमानों की हालत दलितों से भी खराब है, ये कहा गया। मतलब यह है कि कांग्रेस पहले से ही आधार बना रही थी कि ये प्रकारेण मुस्लिम को एससी, अनुसूचित जाति घोषित कर मुसलमानों को एससी आरक्षण की वैधता दिला दी जाए। कांग्रेस की एससी, एसटी और ओबीसी के अधिकारों पर डाका डालने की यह आदत बहुत पुरानी है। यहां तक कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने 27 अक्टूबर 1951 को कहा था कि पिछले 20 वर्षों में पंडित नेहरू ने 2000 भाषण दिए हैं, लेकिन उन्होंने एक बार भी अनुसूचित जाति के कल्याण के बारे में बात नहीं की है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं
कि कांग्रेस पार्टी को हमारे लोगों के प्रति कितनी सहानुभूति है। पंडित नेहरू हमेशा मुसलमानों के पक्ष में रहते हैं। मैं नहीं चाहता कि मुसलमानों की उपेक्षा हो, कदापि हम नहीं चाहते कि मुसलमानों की अपेक्षा, लेकिन मैं ये जरूर चाहता हूँ कि मुसलमानों को अन्य समुदायों की कीमत पर अनुचित लाभ नहीं उठाना चाहिए। जिन्हें अधिक सुरक्षा की आवश्यकता है उन्हें ही लाभ मिलना चाहिए। कांग्रेस ने राष्ट्रीय धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक आयोग का गठन कर ये साजिश रची कि मुसलमानों में भी जाति है, इसलिए उनमें भी एससी माना जाए और एससी लिस्ट में आरक्षण दिया जाए। कोई एससी अगर धर्म बदलकर मुसलमान बनता है तो उसका एससी दर्जा बना रहे। साथ ही ओबीसी के 27% से 6% काट कर मुसलमानों को आरक्षण दिया जाए। कांग्रेस ने कोर्ट के कानून को बदलकर एएमयू, जामिया मिलिया जैसे संस्थानों में एससी, एसटी, ओबीसी रिजर्वेशन को खत्म किया। 1981 में कांग्रेस ने एससी, एसटी और ओबीसी के रिजर्वेशन को छीनने के लिए अलग एएमयू अमेंडमेंट एक्ट 1981 लाकर कोर्ट के फैसले। जेपी नड्डा कांग्रेस पर हमला बोलते हुए और वही मुद्दा जो प्रधानमंत्री ने रैलियों में उठाया था उसी की आगे बात करते हुए। उधर फिर तस्वीरें देख रहे हैं हम जोधपुर से, जहां पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के अशोक गहलोत वोट देने पहुंचे हैं। गहलोत ने कास्ट कर लिया अपना वोट उनके बेटे ने और अब अशोक गहलोत आए हैं, पूरे परिवार के साथ वहां बूथ में पहुंचे हैं। बात करते हुए वहां कर्मचारियों से, लोगों से और लोगों से, जो वोटरों से जो वहां पहुंचे हुए हैं। अशोक गहलोत कुछ महीने पहले तक राजस्थान के मुख्यमंत्री थे और कुछ महीने पहले तक ये पूरा राजनीतिक परिदृश्य अलग था जब ये विधानसभा के चुनाव हुए। जैसे ही वो हुए और जो करारी हार हुई कांग्रेस की, खासकर छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश और राजस्थान में तो लोग उम्मीद कर ही रहे थे, छत्तीसगढ़ में जो हार हुई उसके बाद से ऑपोजिशन की तस्वीर भी कुछ अलग दिखने और लगी। किशोर, हमेशा एक एडवांटेज रहती है अगर आपकी खुद की सरकार राज्य में हो तो वो कहीं ना कहीं फायदा रहता है और बीजेपी के फेवर में वो बात जाती है। लेकिन बड़ा चैलेंज है कि क्या उतनी ही सीटें नहीं, लेकिन ये भी एक वो, क्योंकि पिछली बार तो कांग्रेस जीत गई थी, उन ज्यादातर ऐसा देखा गया कि होता है, फायदा रहता है, एक एज रहता है। अरुण बुला रहे थे, अरुण थोड़ा नाराज होंगे आप हमसे, लेकिन वो जेपी नड्डा कुछ कह रहे थे तो वो दिखाना जरूरी था। अरुण हमारी आवाज मिल रही है आपको? ठीक है अरुण अरुण तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही। फिर चलते हैं इधर, हमारे साथ विवेक जी बने हुए हैं। विवेक जी, मुद्दे तो जैसा आप देख रहे हैं, लोग बात कर रहे हैं, या तो विकास की बात करते हैं तो फिर विकसित भारत की कैसी छवि बनी है विदेश में, वो जो मुद्दे, वो उसको भी लोग मुद्दा मानते हैं, जबकि विपक्ष कहता रहा कि ये सब कोई मुद्दा नहीं है, असली मुद्दे तो हैं वो जमीनी मुद्दे होते हैं, या जैसे रोजगार, महंगाई, ये सब होता है, लेकिन ये भी भारत की छवि और विकसित भारत कैसा बनेगा, ये मुद्दा है जिस पे लोग वोट देते हैं। देखिए, गवर्नमेंट को तो कोई भी सरकार हो, किसी भी पार्टी की हो हमारे मुल्क में, या तो उसको तो जस्टिफाई करना है अपने कार्यकाल को, उसको नहीं, मैं ये वोटरों की आवाज जो हम सुन रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं, वो भी तो यही बोल रहे हैं ना। बिल्कुल, और होना, देखिए, अगर हम सही माने में मापदंड रखें अपने प्रजातंत्र का, तो वोट हमेशा डेवलपमेंट और क्या नीतियां सरकार की है उस पे होना चाहिए। बाकी जो कम्युनल मुद्दे हो गए, जाति के मुद्दे हो गए, ये बैक बर्नर पे होने चाहिए, शायद होने ही नहीं चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी आपने जेपी नड्डा साहब का जो वक्तव्य दिखाया तो उसमें मेरे ख्याल से एनालिसिस एक अलग टाइप से कह रहे थे, वो नेहरू जी पे भी चले गए, माइनॉरिटीज पे चले गए। तो जैसा कि सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बार एक स्टेटमेंट दिया था कुछ सालों पहले कि अनफॉर्चुनेटली इस देश के अंदर जो चुनाव होते हैं वो चुनाव डेवलपमेंट के मुद्दों पे नहीं होते। फाइनली देयर आर मेनी अदर फैक्टर्स जिसमें वोटर्स पे कर जाते हैं। राहुल, आप इस बात से एग्री करते हैं? क्योंकि जाहिर बात है, प्रधानमंत्री ने जो मंगलसूत्र वाली बात कही, वो जो उन्होंने सोना देने की बात कही और माइनॉरिटीज को लेकर जो उन्होंने बात की, क्या आपको लगता है कि ये इसको किस तरह से लेंगे? देखिए, बीजेपी जो है ओवर द इयर्स काफ़ी बदली है। अगर आप 84 के बाद से अगर बीजेपी को देखेंगे तो बहुत ज़्यादा वहाँ बदलाव हुआ है। एक टाइम होता था कि सिकंदर बख्श जैसे जो नेता थे वो बीजेपी में होते थे और बीजेपी ने तब मुस्लिम कैंडिडेट्स को भी कई बार खड़ा किया था काफ़ी ज़्यादा। इस बार सिर्फ एक मुस्लिम कैंडिडेट है। बीजेपी का आज का दौर जो है वो जो है हिंदुत्व प्लस विकास, ये उन्होंने एक कॉम्बिनेशन बनाया है जिसको लेकर वो आगे चल रहे हैं। वैसे भी बीजेपी सरकारें जो है विकास को लेकर काफ़ी एग्रेसिव रहती हैं और कोशिश करती हैं विकास हो। तो ये जो कॉम्बिनेशन बना है ये उनके लिए विनिंग कॉम्बिनेशन है, जो कि उनको पिछले काफ़ी सारे चुनाव जो है जिताता आया है। या तो ये हिंदुत्व और विकास जो है वो दोनों पहियों को लेके मिक्स लेके जब से बीजेपी चलना शुरू हुई है, जाहिर सी बात है तभी से उसको रिजल्ट भी आना शुरू हुए और इसलिए उसी को उसने आगे बढ़ाया। लेकिन जब लोकसभा चुनाव होता है तो पिछली बार भी हमने देखा कि जब लोकसभा चुनाव होता है
तो बात ये होती है कि किसको प्रधानमंत्री बनाना है, उसी को लेके ही सब कुछ हो जाता है और लोकल मुद्दे जो हैं वो उतनी अहमियत नहीं रखते। और पिछली बार भी ये पुलवामा के बाद वाला चुनाव था, क्या इस बार भी ऐसा देखते हैं आप सतीश जी? मुझे आप पूछ रहे? हाँ जी, मैं पूछ रहा हूं कि क्या इस देखिए, बार... हाँ, आप इस बार मुझे जरा बोलना है। मैं ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के तेवर में, नेताओं में, शीर्ष से लेकर नीचे तक एक बदलाव मैं एक हफ्ते में देख रहा हूं, बहुत ज्यादा बदलाव देखा। और ये फर्स्ट फेज के बाद आप कह रहे हैं? मैं तो कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि अब आप देखिए सब के सब जो है वो या तो अंडरटोन ऑफ ध्रुवीकरण में बोल रहे हैं, कोई हमको लगता है क्या है ना कि कांग्रेस का जो न्याय पत्र आया उसका कुछ न कुछ असर हो गया है। और आपने एक सवाल जो किया है, लहर विराम इस बार चुनाव नहीं है बल्कि सीट टू सीट है। कोई सीट पर कोई नहीं कह सकता कि कौन जीत रहा है, इसलिए नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं आप जो कह रहे हैं कि ये फर्स्ट फेज के बाद हुआ, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो फेज दर फेज की रणनीति हो कि ये वाले मुद्दे जब फर्स्ट फेज हो जाए उसके बाद उठाने हो, क्योंकि अब इन वाली सीटों पर चुनाव आ रहा है। देखिए, ये वाला जो आज का दौर आज है वोट, उसमें वोटिंग परसेंटेज भी बहुत मैटर करेगा और INDIA के लिए मेक और ब्रेक वाला दिन है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर मान लीजिए इनकी घोषणाओं जो ये डेवलपमेंट वर्सेस न्याय की एक बात चल रही है, व्यक्ति बनाम न्याय की बात जो चल रही है, उसके लिए आज बहुत बड़ा टेस्ट है। क्योंकि आज देखिए, आप कहाँ चुनाव है, पूरा केरला हो जाएगा, कर्नाटक मोस्ट ऑफ द पार्ट हो जाएगा, फिर आप देखिए आज राजस्थान खत्म हो जाएगा। तो जहां से INDIA से चैलेंज आना है वहां आज है चुनाव। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि एक हफ्ते में डिस्कोर्स बदला है। भारतीय जनता पार्टी अपने इतिहास में पहली बार अपने घोषणा पत्र पे बात नहीं कर। विवेक, जरा ये बताइए, आप बहुत संक्षेप में समझाइएगा कि इन बिटवीन फेजेस जो नेता बयान देते हैं, इलेक्शन कमीशन उस पर भी खास नजर रखे हुए है कि कौन क्या कहता है। नहीं, ये है। और इलेक्शन कमीशन ने तो यहां तक भी घोषणा करी थी कि जो बांग्लादेश का बॉर्डर है उस पर खास ध्यान दिया जाएगा। आज बेंगलुरु के अंदर तो मिडनाइट अप्रैल 26 तक सारी लिकर शॉप्स वेंट सब बंद हैं। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से एक्शन हो रहा है कि चुनाव निष्पक्ष हो और कोई भी गड़बड़ी कहीं भी ना हो, वो एक बात है। और मैं सतीश जी से बिल्कुल अग्री करूंगा कि ये जो दो फेज थे, फेज 1 और फेज 2, जो हमारी पिछली बार भी बात हुई थी, ये दोनों के दोनों में INDIA और NDA बिल्कुल टक्कर में ही चल रहे हैं। ये क्लीन स्वीप आप नहीं कह सकते। और आदर मैं कहूंगा पिछली बार तमिलनाडु, इस बार केरल, ये वो राज्य हैं जिसके अंदर इंडिया गठबंधन की सीटें आने की संभावना। विवेक जी, 4 जून को अगर ऐसा होता तो मान जाएंगे आप बिल्कुल सही कह रहे थे, आपका आकलन बिल्कुल सही था। एक चीज, मैं सिर्फ एक चीज, मुझे थोड़ी सी आप जब बोल रहे थे तो थोड़ा सा ध्यान गया, क्योंकि आप दूसरों को बोलते हैं कि आप इंडिया क्यों नहीं बोलते, INDIA क्यों बोलते हैं, आप खुद INDIA क्यों बोल रहे हैं? नहीं, इंडिया भी बोलते हैं, INDIA भी बोलते हैं। सतीश जी ने INDIA बोला तो मैंने उसमें बोला। अच्छा, ठीक है। लेकिन वो है, लेकिन ये है, देखिए कि जो मेन बात है कि कहीं ना कहीं जो मुझे लग रहा है कि इस बार, जैसा कि सतीश जी ने पॉइंट आउट करा था, टोन डाउन हुआ है भारतीय जनता पार्टी के अंदर। और ये हमारे प्रजातंत्र के लिए एक बहुत अच्छी, मेरा चलिए, इस वक्त ग्राउंड जीरो पे किस तरह की हलचल है, विवेक जी वहां जाना भी जरूरी है। अमित हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, जरा आप बताइए, अभी तक एक भी वोट कास्ट नहीं हुआ, ऐसी खबर आ रही थी, क्या है अपडेट? जी बिल्कुल, मथुरा के हम राधा कुंड इलाके में मौजूद हैं और एक गांव है वहां पर। यहाँ पर देखिए इस तरीके से लोग बैठे हुए हैं पंकज, और एक भी वोट इस बूथ में नहीं पड़ा है और इनकी मांग यही है कि इनके गांव को मुखरई गांव है। नहीं, ये वोट पड़ा, वोट किसी तकनीकी खराबी की वजह से नहीं पड़ा है कि ये लोग बहिष्कार कर रहे हैं? ये लोग बहिष्कार कर रहे हैं किशोर, और सबसे अहम चीज है कि बहिष्कार करने के बाद प्रशासन है वो इनको समझा रहा है लगातार। देखिए यहाँ पर पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो लगातार गांव के सरपंचों को, जिम्मेदार लोगों को लगातार किशोर समझा रहे हैं कि भाई आप आइए, आप अपनी कम से कम मतदान का प्रयोग करिए। हम ये पूरी चीज जानेंगे, बस 1 मिनट का हमें समय दीजिए। सर, अभी आप क्या समझा रहे हैं लोगों को? आप? मैं यही समझा रहा हूँ कि जिलाधिकारी महोदय से मैंने समस्त ग्रामवासियों के सामने मैंने वार्ता किया, तो जिलाधिकारी महोदय ने बुलाया है लोगों को, इनकी मांगों को सुनेंगे और उस पर जो है विचार करके इनकी समस्याओं को सॉल्व करेंगे। क्यों वोट दे क्यों नहीं रहे आप लोग? गांव की काफ़ी सारी समस्याएं हैं, इसलिए दे नहीं पा रहे हैं। हम लोगों ने सहमति बनाई सब लोगों ने मिलके। एक तो हमारे यहाँ तहसील नहीं है, यहाँ से 500 मीटर दूर पर हमारी तहसील है, हमारा गांव तहसील से नहीं जुड़ा हुआ है, एक ब्लॉक से नहीं है, ब्लॉक यहाँ से 1 किलोमीटर है यहाँ से, और एक सड़क पड़ी है 25 साल से टूटी, वो आज तक नहीं बनी, जिसमें
3-3 फुट के गड्ढे हो रहे हैं इसमें, आदमी निकल। कितने वोटर्स हैं यहाँ पर? यहाँ 2000 की वोटिंग है हमारे गांव की। लेकिन जो मतदान है उसका मत का अधिकार तो प्रयोग करना चाहिए। लेकिन हम नहीं दे रहे ना, हम लोग सब लोगों ने सहमति से दिया है, सब लोग नहीं डाल पा रहे हैं। इन्होंने कुछ समझाया है आपको? इन्होंने भी काफी कल से ही आ रहे हैं, कल से ही प्रयास कर रहे हैं हमारे इंस्पेक्टर साहब, लेकिन हमने डीएम साहब से भी बात करी है, वो आने वाले हैं यहाँ पर अभी। तो ये बताइए कि इनकी बातें कुछ आपको समझ में आई है? बिल्कुल सही बोल रहे हैं ये भी हमारे साथ में। तो अब आपको उम्मीद है क्या इनको समझा पाएंगे? नहीं, पूरी उम्मीद है। अभी हम सबसे मताधिकार का प्रयोग करवाएंगे, सबसे फिर से मैं वार्ता करूंगा और लोग तैयार होंगे, मत का प्रयोग करेंगे अपने। तो देखिए ये लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र है जहाँ जी अमित रोक रहा हूं आपको, उधर वायनाड में अरुण बुला रहे हैं हमें। जी अरुण, धूप बढ़ती जा रही है। किशोर, एक तस्वीर मैं आपको दिखाना चाह रहा था। किशोर, मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता, धूप भले हो लेकिन देखिए एक 92 ईयर्स यानी 92 साल की बुजुर्ग औरत हैं जो अपने मताधिकार का प्रयोग करके सीढ़ियां चढ़ करके रैंप से गई थी। और चूंकि चुनाव आयोग ने इस समय ये अलाउ कर दिया है कि जो लोग सीनियर सिटीजन है वो गाड़ियों से आ सकते हैं। जरा एक बार दिखा दीजिए, वोट डाल दिया आपने? कहाँ स्याही उंगली देखिए, ये 92 साल की महिला। कितनी उम्र है इनकी? क्या चाहिए? एज 92 ईयर्स। तो इन्होंने कहा वोट देने जाना है कि आपने कहा कि वोट देने जाना है? क्या बोले? यू टोल्ड हर टू वोट और इट वाज हर विश टू वोट। हाँ, मेरा चाहिए ना। अच्छा, इन्होंने बोला मुझे वोट देना है, चाहिए। तो देखिए ये 92 साल की हैं, इन्होंने बोला, इनसे रिक्वेस्ट किया अपने घर के लोगों से कि मुझे वोट देना है और वो लेके आए। आप ये देखिए, ये सीढ़ियाँ चढ़नी थी यहाँ पर। किशोर देखिए, ये सीढ़ियाँ चढ़नी थी, उसके बाद वहाँ रैंप है, रैंप से होकर के वो बूथ पर गई हैं। लेकिन देखिए गाड़ी में बैठ करके इनके परिवार के लोग लेकर के उनको आए हैं। बड़ी बात है, बड़ी बात है अरुण। बुजुर्ग है 90 साल की, उनकी खुद की विश थी कि वो जाकर वोट कास्ट करना चाहती है। परिवार उनका, जरा ब्रेकिंग खबर आ रही है किशोर, बिग ब्रेकिंग आपको देते हैं। नोएडा में कई जगह ईवीएम खराब होने की खबर आ रही है। जो इंफॉर्मेशन मिल रही है उसके मुताबिक नोएडा सेक्टर 12 के पोलिंग बूथ नंबर 9393 पर और नोएडा के सेक्टर 150 के पोलिंग बूथ 726 पर ईवीएम खराब होने की खबर है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, 2 बूथ ऐसे हैं नोएडा में, गौतम बुद्ध नगर में ये एरिया आता है जहां पर 2 बूथ खराब हैं, वहां पर ईवीएम मशीन खराब हुई है। तो वहां अभी वोटिंग फिलहाल रुकी हुई है, शुरू नहीं हुई है। ये बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। उधर बेंगलुरु की तस्वीरें देखिए, शोभा करंदलाजे केंद्रीय मंत्री, वो भी वोट डालने पहुंची है वहां पर। ये बेंगलुरु से तस्वीरें आ रही हैं शोभा करंदलाजे की, उनके वो अपना वोट डालते हुए। उधर बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस क्या बोल रहे हैं वो सुनते हैं। सीवी आनंद बोस अपना वोट डालते हुए, खैर अभी वो हिंदी या इंग्लिश में बोलेंगे तब हम सुन पाएंगे उनको। फिर चलते हैं मनोज के पास, चलते हैं जरा। मनोज, होशंगाबाद में आप हैं, गर्मी बढ़ गई है लेकिन आपके चेहरे पर मुस्कुराहट है, कारण उसका? उसका कारण सिर्फ एक है पंकज, क्योंकि ये लोकतंत्र का पर्व और जो देश का गर्व है। पहले 2 घंटे में सब जानते हैं कि दोपहर में गर्मी होगी। ये कतारें देखिए, होशंगाबाद सीट के ये करब गांव है, एक छोटा सा गांव है, लेकिन यहाँ पर लंबी लंबी कतारें यहाँ वोट देने के लिए लगे हुए हैं। और एक स्कूल में ये सेंटर है, ये कतारें देखिए। दूसरी जगह जहाँ पोलिंग हो रही है वहाँ देखिए आप, लंबी कतारें लगी हुई, यानी लोगों में वोट देने का अच्छा खासा उत्साह है। तो आप कतार में कब से खड़े हुए हैं? 1 घंटे से खड़े हुए हैं करीब। क्या मतलब, क्या सोच के निकले हैं कि आज तो वोट दे के ही जाएंगे? आज बिल्कुल वोट दे के ही जाएंगे। और सुबह से यहाँ पे मतदाताओं में काफ़ी उत्साह है। जो लोकतंत्र का जो महायज्ञ है उसमें हम सभी लोग अपने मतदान रूपी जो आहुतियाँ हैं, मतदान रूपी आहुतियाँ देने के लिए आए हैं। ताकि चूंकि मैं एक किसान हूँ तो मेरा वोट MSP के लिए और बदलाव के लिए। तो ये MSP के लिए कह रहे हैं ये तो, लेकिन सवाल, आप जब वोट देते समय आपके जहन में क्या चल रहा है? हमारे जहन में ये चल रहा है कि अभी कैंडिडेट हमारा जो है वो बहुत अच्छा है। हम कैंडिडेट के विषय में ज़्यादा सोच रहे हैं क्योंकि 10 साल से तो हमारे यहाँ भाजपा की सरकार है और देख भी रहे हैं हम लोग कि क्या चल रहा है। क्या चल रहा है आप ये बताइए। उत्साह जो है लोगों का, ये उत्साह मतलब आप लोगों को लगता है कि पर्याप्त यहाँ पर इतनी व्यवस्था है वोट देने के लिए? वोट देने के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। यहाँ 1400-1300 लोग एक मतदान केंद्र पे हैं। विधानसभा में 9:30 बजे रात तक मतदान हुआ था और उसकी बातचीत अवगत कराया था, मगर वो मतदान केंद्र नहीं बढ़ाया गया। मनोज, लौटते हैं आपके पास, जरा रवि कुछ कहना चाह रहे हैं। रवि, पंकज, यहाँ की मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कोटा की, क्योंकि राजस्थान में तो वैसे भी बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, लेकिन इस समय आप देखें कितनी लंबी कतार है। यहाँ पर काफी देर से लोग इंतजार कर रहे हैं अंदर जाने के लिए और यहाँ पर महिलाएं भी काफी देर से बैठी हुई हैं क्योंकि धूप ज्यादा है और गर्मी भी है। कितनी देर से आप इंतजार कर रही हैं? मिनिमम 15 मिनट्स। हाँ जी, 15 मिनट्स। अच्छा, गर्मी काफी है आज? बहुत ज्यादा।
वैसे मुद्दा क्या है यहाँ पे कोटा में? अभी वोट डाल दिया आपने कि नहीं? नहीं, अभी डाल अभी इंतजार कर रही है। कब से इंतजार कर रही है? आधे घंटे से ज्यादा हो गया। अच्छा, मतलब काफी देर से नंबर आ रहा है। हाँ जी। ये नहीं लग रहा है कि लोग सुबह सुबह जल्दी आ रहे हैं वोट देने, क्योंकि गर्मी दिन में होने वाली है। उधर देखिए तेजस्वी सूर्या बेंगलुरु में खुद उनका भी उनके भी क्षेत्र में मतदान है और अभी वो सुबह दक्षिण लोकसभा सीट है, अभी पूजा करते हुए सुबह की